तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 10 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 9 में ये देखा था कि दो चार्जेस के बीच में जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका नेचर क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो वन बाय वन हमने उनको एक एक करके हमने जो उसकी 8th या 9th प्रॉपर्टीज़ थी उनको डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो इसकी उसकी यही प्रॉपर्टीज होगी जो हमने डिस्कस किए हैं। ये प्रॉपर्टी होना कंपलसरी है। तो उनको हमने वीडियो नंबर 9 में देखा। अब जो है वीडियो नंबर 10 में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वास्तव में आप देखो कि कूलम्स लॉ ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की प्रॉपर्टीज़ को तो डील कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम जो है ये जो दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चार्जेस हैं रेस्ट में हैं और दोनों के दोनों पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। पहली बात दो चार कंडीशन लगा दी थी उन्होंने कि दोनों क्या है, दोनों के दोनों चार्जेस आपके पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, ठीक है ना। और साथ में जो है कि उनके बीच में जो लगने वाला जो दोनों के दोनों चार्जेस रेस्ट में होने चाहिए। तो रेस्ट में ही कूलम्स लॉ आपका लग पाएगा। दो तीन कंडीशन मैंने पहले ही आपको समझा दिया कि दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस होने चाहिए और दोनों रेस्ट में होने चाहिए, तभी हम कूलम्स लॉ को लगा पाएंगे। तो अब कूलम्स ने देखा कि दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसकी प्रॉपर्टीज तो उन्होंने डील कर दिया। अब उन फोर्स के कैलकुलेशन के लिए कितना फोर्स लग रहा है, पहला वाला चार्ज दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है, उसका जो वैल्यू उसकी जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट की जाएगी, उस कैलकुलेशन के लिए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया। और फिर जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन देखा कि वास्तव में दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो किन पर डिपेंड कर रहे हैं, उनको निकाला और एक फॉर्मूला बनाया जिसे बोलते हैं कूलम्स लॉ। एक लॉ बनाया, लॉ के अकॉर्डिंग एक फार्मूला निकल गया जिसे बोलेंगे कूलम्स फार्मूला। ठीक है बेटा जी। तो कंडीशन यह है कि दोनों पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, दोनों स्टेशनरी होने चाहिए, ठीक है ना। और दोनों के बीच में ये भी है कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो इनफाइनाइट कर दोगे तब भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, ठीक है बेटा जी। तो वो तो बहुत हाई लेवल की चीज़ हो गई, वहाँ पर हमको नहीं जाना है, बट आपको बस इतना ही समझना है कि दोनों पॉइंट चार्जेस हैं और दोनों स्टैटिक हैं। तो ये कूलम्स का काम था। उन्होंने जो अपना लॉ दिया वन बाय वन करके देखते हैं। यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखा हुआ है, उस स्टेटमेंट को आप लोग रीड कर लेना। बस वही काम है कि दो चार्जेस के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा, लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सन होगा, अनलाइक है तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है बेटा जी। तो इन्होंने क्या फोर्सेस को कैलकुलेट करने के टाइम में इन्होंने क्या क्या पाया और किस प्रकार से इन्होंने लॉ बना के फॉर्मूला निकाला, उसकी बात मैं वन बाय वन करके कर लेता हूँ, ठीक है बेटा जी। तो स्टेटमेंट तो मैं आपको रीड ही कर इट इज स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ठीक है, ये पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की, एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। ये तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो देखो क्या क्या उन्होंने उनके सामने क्या क्या चीज़ें आई और उन्होंने किस तरीके से अपना ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया और जो जो वो एक्सपेरिमेंट पाते गए उसको पॉइंट आउट करते गए, उनका एक लॉ बन गया। इन्होंने कहा कि जो मान लो इन्होंने बोला कि भाई देखिए हमारे पास जो दो चार्जेस हैं, मान लो एक आपका चार्ज यहाँ पर मान लो ये Q1 है और ये चार्ज आपका मान लो यहाँ पर Q2 है, ये Q2 चार्ज है, ठीक है ना। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस इन्होंने लिया वो मान लो R ले लिया, ये डिस्टेंस उन्होंने R ले लिया, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बेटा अब इन्होंने देखा कि अगर ये लाइक चार्जेस हैं तो ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर इसको इसने रिपेल किया, ठीक है ना। ये फोर्स था F ऑन टू ड्यू टू 1 और ये फोर्स था क्या, F ऑन 1 ड्यू टू 2। तो अभी जो कूलम्स ने जो ऑब्जर्वेशन किए वो जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक उसका मैग्नीट्यूड निकाला। अभी वो मैग्नीट्यूड के कैलकुलेशन की बात कर रहे थे। तो अभी जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो मैग्नीट्यूड निकालेंगे और जब भी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है ये चार्ज आपका नेगेटिव है कि पॉजिटिव, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है बेटा जी। मैं एग्जांपल लेके भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है जो F12 और F21, ये जो आपका फोर्स है, ये जो आपका फोर्स है ये मैग्नीट्यूड में बराबर है।
तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि F12 और ये आपका F21, इसको सिंपल हम F लिख सकते हैं कि भाई ये मैग्नीट्यूड में आपका दोनों का डायरेक्शन तो दोनों की अलग, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। उस मैग्नीट्यूड को उन्होंने कैलकुलेट किया। अब उन्होंने क्या कहा कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जो लगने वाला जो फोर्स है, चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे वो रिपल्सिव हो, वो जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। मतलब अगर Q1 की वैल्यू बढ़ाओगे, अगर Q1 की वैल्यू बढ़ाओगे, चार्ज की वैल्यू बढ़ाओगे, तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला फोर्स या ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा। और अगर Q2 की वैल्यू बढ़ाओगे तब भी फोर्स बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के बीच में लग रहा है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब एक किसी एक को भी बढ़ाओगे तो फोर्स आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका बढ़ जाएगा। तो स्टेप 1 में इन्होंने ये बात बोली, ये आपका स्टेप 1 था। ठीक है बेटा जी। अब स्टेप 2 जो था, इसमें इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। मतलब जो है, अगर हम दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं, दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स कम होने लगेगा। ऑब्वियस है बेटा, ये तो आप जानते हो कि इन दोनों चार्जेस का एक दूसरे पर जो इफेक्ट है, जितना आर कम होगा उतना ज़्यादा होगा। इसका मतलब दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हमने अगर बढ़ाया तो फोर्स कम होगा, लेकिन किस तरीके से कम होगा? 1/r² के फॉर्म में कम होगा। यानी अगर दोनों चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को हमने 2 मीटर बढ़ा दिया, मान लो पहले से क्या कर दिया, 2 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो फोर्स आपका 4 गुना कम हो जाएगा, 1/4 से आपका फोर्स कम होगा। ठीक है बेटा जी। जैसे मान लिया कि एक पार्टिकल यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर एक चार्ज है, मान लो, ठीक है ना। इसके बीच का डिस्टेंस r है, ये आपका q है। तो इनमें लगने वाला जो फोर्स सिंपल हमने f लिया, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ये आपका मैग्नीट्यूड है, ये हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल हमने f लिया। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर मान लो कि ये जो f है, ये मान लो अगर 10 न्यूटन आया, कितना आया? 10 न्यूटन इन्होंने कैलकुलेट किया। जो भी Q1 Q2 की जो भी वैल्यू रही होगी, Q1 की Q2 की जो भी वैल्यू रहेगी, R की वैल्यू सब रख करके मान लो इन्होंने कहा कि कितना आया, F 10 न्यूटन आया। जब इस डिस्टेंस को R से 2 मीटर बढ़ा दिया, पहले था R, अब उसको बढ़ा करके 2 मीटर एक्स्ट्रा कर दिया, मतलब R में 2 मीटर और ऐड कर दिया, तो डिस्टेंस कितने से बढ़ गई? 2 मीटर से बढ़ गई। तो जब डिस्टेंस 2 मीटर से बढ़ गई तो फोर्स कम होगा। कितना कम होगा? 1/2² से फोर्स कम हो जाएगा। मतलब जो फोर्स आपका नया बनेगा 1 बनेगा 10/4 बनेगा। ये कहने का उनका मतलब था कि जो पहले फोर्स है वो तो आपने नोट कर लिया, अब आपने डिस्टेंस को अगर बढ़ाया, r से बढ़ा दिया, तो 1/r² से फोर्स कम हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन मिला कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो ये बड़ी अगर मान लीजिए ये फोर्स है, ये फोर्स है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर आपने 3 मीटर बढ़ा दिया, तो अगर आपने डिस्टेंस को 3 मीटर बढ़ा दिया तो फोर्स 1/9 से कम हो जाएगा। ठीक है बेटा, मतलब 9th टाइम कम हो जाएगा वो, क्योंकि 1/3² करोगी तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है ना। इसका मतलब r आपका बढ़ेगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स आपका कम हो जाएगा। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। ये आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं कि ग्रेविटेशन में भी इसको हमने अप्लाई किया था। इसके बाद इन्होंने इनका स्टेप 3 था, उसमें इन्होंने देखा कि f जो आपका है, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैथमेटिकली इनको हम अगर कंबाइन करें आपस में Q1 Q2 और 1/r² को, तो आपको मिलेगा क्या? इसको मैं थोड़ा सा तो इनका स्टेप जो आपका, ये जो इनका स्टेप था, स्टेप 3 था, उन्होंने क्या इनको कंबाइन किया, तो इन्होंने कहा कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन ये बना आपका r²। ठीक है ना। इसको कंबाइन कर दिया, मैथमेटिकली कंबाइन कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट आपको लाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो स्टेप 4 में इन्होंने क्या किया, कि F इज इक्वल टू, इन्होंने एक कांस्टेंट K लाया। ये कांस्टेंट आपका K है, ये Q1
Q2 अपॉन क्या कर दिया इन्होंने यहाँ पर R²। ये जो है फोर्स का फॉर्मूला आया, जहाँ पर K क्या कहलाएगा, K इज नोन एज, K क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है और ये डिपेंड करता है मीडियम पर। ये किस पे डिपेंड करता है बेटा जी, डिपेंड्स ऑन मीडियम, डिपेंड्स ऑन मीडियम। एनीवे इसको तो मैं बाद में इसकी चर्चा तो बाद में कर लूँगा मैं। इस फोर्स के बारे में आप देखो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया वो Q1 Q2 बाई R² आया। ठीक है बेटा जी। तो ये जो निकल के आया है ये मैग्नीट्यूड है बेटा जी, ये है मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। कहीं कहीं बुक में ऐसे लिखा हुआ है, देखो कैसे फोर्स लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ने कुछ ऐसे लिखा हुआ है एग्जैक्ट फॉर्मेट में कि Q1 Q2 ये मॉड लिया हुआ है इसका ऐसे। तो इसे डरना मत आप लोग कि Q1 और Q2 अपॉन R², ये ऐसे लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने। तो बात एक ही बेटा है कि यहाँ पर जो Q1 और Q2 आप लोगे वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लोगे, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स आपका है वो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रखा गया है। ठीक है बेटा जी। तो ये फोर्स आपने पॉइंट आउट किया। इसको समझा देते हैं कोई एग्जांपल लेके, आई थिंक ये स्टेप आपको क्लियर हुआ होगा। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इससे और भी समझ में आपको आएगा। मैंने कहा कि मान लो यहाँ पर एक चार्ज है, वो है ये है 5 कूलम का चार्ज है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस हमने लिया ये माइनस, ये मान लो +5 कूलम है, और ये आपका मान लो है +2 कूलम चार्ज है। इनके बीच का डिस्टेंस आपने मान लीजिए लिया 2 मीटर। ठीक है ना। तो आपको पता है कि 5 कूलम किसको रिपेल करेगा, 2 कूलम को रिपेल करेगा। कहाँ रिपेल करेगा, राइट साइड में। और आपने कहा मान लो ये F है, 2 कूलम भी 5 कूलम को रिपेल करे, कहाँ रिपेल करेगा वो, लेफ्ट साइड में। इसकी वैल्यू भी आपकी मान लीजिए F है। तो इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कैसे निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो आप कहोगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या करेंगे बेटा जी, तो यहाँ लिखेंगे F इक्वल टू K, Q1 क्या लिखेंगे 5 इंटू 2 अपॉन R कितना है 2, तो यहाँ 4 लिख देंगे। ये आपका आ जाएगा K इंटू 10 अपॉन 4। ठीक है बेटा जी। तो ये आप यहाँ से इसको कट कर सकते हो, 5/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो F की वैल्यू आपकी निकल के आई, ये आप कितनी आ गई बेटा, 5K अपॉन 2 आ गई। तो ये आपका ये मैग्नीट्यूड आया है फोर्स का, डायरेक्शन नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर होता है। अभी हम मैग्नीट्यूड का फार्मूला, ये फार्मूला किसके लिए है, ये फार्मूला है मैग्नीट्यूड का। अब इसी पर हम दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं तो आपको और समझ में आएगा। मान लो एग्जाम्पल लिया हमने दूसरा, देखिए कैसे। मान लो यहाँ पर एक चार्ज है, इसकी वैल्यू है -2 कूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस हमने जो लिया, ये डिस्टेंस मान लो -3 कूलम, मान लो +5 कूलम है ऐसे। ठीक है ना। इनके बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया 4 मीटर। ठीक है ना। तो आप बताइए 5 कूलम क्या करेगा, 2 कूलम को करेगा अट्रैक्ट राइट साइड में, और -2 कूलम क्या करेगा, 5 कूलम को करेगा अट्रैक्ट लेफ्ट साइड में। ये भी आपका F होगा, ये भी आपका F होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है बेटा जी, क्या करेंगे, तो F इक्वल टू K ज्यों का त्यों रख देंगे। अभी K के बारे में हमने चर्चा नहीं की है ना, तो आप डरना मत उससे। K इंटू, अब आपको इस चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। वही एनसीईआरटी बोलती है कि यहाँ पर आप सिंपल 2 लोगे, 2 इंटू 5 अपॉन 4² ऐसे। तो ये सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो आपने 2, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लिया आपने, क्योंकि जब भी आप फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो चार्ज की वैल्यू पुट करते हो पॉजिटिव में। ठीक है बेटा जी। इसीलिए ये फॉर्मूला एनसीईआरटी लिखा हुआ है। सिंपल ये भी फार्मूला बिल्कुल एक, Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 जो है पॉजिटिव वैल्यू है, ये आप मान के चलोगे। ठीक है बेटा जी। ये मॉड लगाने का मतलब सिंपल कि नेगेटिव चार्ज में हो चाहे पॉजिटिव चार्ज में हो, आपको पॉजिटिव लेके ही चलना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो यहाँ पर हो जाएगा F इक्वल टू क्या बन जाएगा, 10 हो जाएगा, ये आपका 16,
ठीक है ना, 10K/16, इसको आप कट भी कर सकते हो तो 5 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा। तो आप कहोगे F इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5K/8, ये ऐसे निकाल लोगे इसका। तो आई थिंक आप समझ गए कि ये जो फार्मूला हमने लिखा है K/Q1/Q2/R², इसमें वैल्यू कैसे, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है, ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, ये आपका ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो आप, ठीक है ना, अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास दो चार्जेस आ जाएं तो उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन निकालना है तो K/Q1/Q2/R² करके आप निकाल लोगे। ठीक है बेटा जी, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। Q1 Q2 आपको पॉजिटिव वैल्यू में रख के सॉल्व करना है। तो ये तो कूलम्स की बात हो गई, इन्होंने इस तरीके से फोर्स को डिराइव किया। अब एक नई बात आपको आती है कि इसको हम आगे बढ़ाते हैं कि जो आपका फोर्स इन्होंने निकाला F इक्वल टू K/Q1/Q2 ये R², ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल के आ गया ऐसे, ठीक है ना। अब ये जो K है ना, ये K जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। इन्होंने क्या किया कि जैसे मान लो कि इन्होंने एक मीडियम लिया, मान लो एक मीडियम इन्होंने लिया, ये कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम है, ठीक है ना। इसको मान लो कि ये एयर है, ये एयर मीडियम है। इसमें इन्होंने क्या किया, चार्ज को रख दिया Q1 और ये चार्ज रख दिया Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस इन्होंने R रख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इनमें इन्होंने क्या किया, इसका फोर्स आप जो इन्होंने फोर्स निकाला, तो यहाँ पर जो फोर्स निकाला इन्होंने ये फोर्स है ये F। तो मान लो एयर में जो फोर्स आया, वो जो फोर्स आया मान लो वो F आया, F कैलकुलेट किया इन्होंने Q1/Q2/R² से, जो भी वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट कर लिया। सेम सेटअप को इन्होंने कहाँ रखा, वाटर के अंदर रखा। ये आपका वाटर है और इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ मीडियम चेंज किया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर Q1 चार्ज ले लिया, यहाँ पर इन्होंने क्या लिया, यहाँ पर Q2 चार्ज ले लिया। इनके बीच का जो डिस्टेंस लिया वो R ही रखा जो पहले वाले में था। सारा का सारा कॉन्सेप्ट पहले वाले में था। तो अब जब इन्होंने यहाँ पर फोर्स निकाला भाई, क्योंकि वाटर में रख दिया इन्होंने, तो जो फोर्स यहाँ पर निकाला इन्होंने, ये फोर्स और ये फोर्स है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स निकल के आया, मान लो इस फोर्स का नाम रख दो F वाटर, FW, इसका भी नाम रख दिया हमने FW, का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वाटर, ठीक है बेटा जी। और इसका नाम रख दिया हमने एयर, A है ना, ये भी FA कर दिया, इसको भी FA कर दिया। तो पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट एयर में किया, फिर वाटर में किया, फिर उन्होंने फोर्स का कैलकुलेशन किया। तो इन्होंने देखा कि जो वाटर में जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम हो गया, 80 गुना कम हो गया। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो फोर्स इन्होंने वाटर में निकाला वो फोर्स जो है एयर से 80 गुना कम हो गया। ये अब ये तो मैं ऐसे सिंपल आपको एग्जांपल, अब आप पूछोगे सर 80 गुना कैसे कम हो गया, इन सब चीज़ों को प्रॉब्लम कराते हुए बताऊंगा। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दिया मैंने कि जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो प्रॉब्लम कहाँ आई। इसका मतलब क्या है कि सेम चार्जेस हैं, सेम डिस्टेंस पे हैं, सेम सेटअप को वाटर में प्लेस कर दिया गया। जब सेम सेटअप को वाटर में प्लेस किया गया तो देखा गया कि पहले वाले केस में जो फोर्स आ रहा था वो फोर्स दूसरे वाले केस में नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ चार्ज और डिस्टेंस पर ही डिपेंड नहीं करता है, वो मीडियम पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि मीडियम के बदलने से फोर्स बदल जा रहा है। ठीक है बेटा जी, मीडियम के बदलने से फोर्स क्या हो रहा है, बदल जा रहा है। ये तो सिंपल हमने दो एक्सपेरिमेंट लिया, एक एयर के लिया, एक हमने वाटर का लिया, इसमें हमने बता दिया आपको। ये जब आपको कराएंगे न्यूमेरिकल तो आपको समझ में आएगा कि 80 टाइम कैसे कम हो रहा है। तो इसका यह मतलब हुआ कि मीडियम पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो अब जो है, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हमें कि मीडियम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो एक यहाँ पर एक सिंबल, एक वर्ड आया, ये एप्सिलॉन M, एप्सिलॉन है ना, ये सॉरी M नहीं बोलेंगे इसको, सीधे हम लिखेंगे
बाद में इसको हम ये जो है एप्सिलॉन बोला हमने, इसको बोलते हैं, इसको बनाने का तरीका क्या है, ई नहीं बनाते बेटा, जैसे आप लिखते हो मैथ में बिलोंग्स टू, तो ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, इसको कट कर देते हैं, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है बेटा जी, ये मीडियम की परमिटिविटी होती है, ठीक है ना। अब ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो के की वैल्यू है ना, के की वैल्यू, अब किसी, अच्छा इसको हमने, अगर हमने यहाँ से एम डिनोट कर दिया तो इसका मतलब मीडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो के की जो वैल्यू है, के ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, ये के को ऐसे डिफाइन किया गया। एप्सिलॉन एम क्या है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा जी। अगर हमने एप्सिलॉन एम को चेंज किया तो के की वैल्यू चेंज हो जाएगी। हर मीडियम का अपना अपना क्या होता है, एप्सिलॉन एम होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये परमिटिविटी क्या बताती है, परमिटिविटी ये बताती है कि उस मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना एक्ट होगा, ठीक है ना, कितना वो रेडी, अगर आपने कहा कि किसी मीडियम की, मान लो कि परमिटिविटी आपको दी गई है, ठीक है ना, तो उस मीडियम में अगर हम चार्जेस को रख करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उस मीडियम की परमिटिविटी रखनी पड़ेगी। तो उस मीडियम की परमिटिविटी रख करके कैलकुलेट करोगे आप, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब मीडियम के बारे में जानकारी होना जरूरी है, अदरवाइज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो एप्सिलॉन एम क्या है, वो मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है बेटा जी। तो बेटा आप ये कह सकते हो कि जिस मीडियम की परमिटिविटी जितना कम होगी, जिस मीडियम की परमिटिविटी जितना कम होगी, उस मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा जी। तो परमिटिविटी से क्या मिला आपको, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि भाई वाटर की परमिटिविटी ज़्यादा है और एयर की परमिटिविटी कम है। परमिटिविटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को परमिट करना, ये आप सेंस लगा सकते हो परमिटिविटी से। आपसे मैंने बोला कि मान लो वाटर की परमिटिविटी ज़्यादा है और एयर की परमिटिविटी कम है, तो दो चार्जेज के सेटअप को अगर हम दोनों मीडियम में रखते हैं, सेम डिस्टेंस सेम चार्जेज, तो किसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा। तो आप कहोगे सर कि जिस मीडियम की परमिटिविटी कम होगी उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा होगा। जिस मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, अगर मीडियम की परमिटिविटी जो है वो कम है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो मीडियम की परमिटिविटी से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पता लगा सकते हैं। वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है वो सबसे कम होती है, वो मैं आगे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो अगर मान लो अगर कोई मीडियम दिया हुआ है, ऐसे कोई सिंपल मीडियम आपको दिया हुआ, कोई मीडियम का नाम हमने नहीं दिया है, ये कोई मीडियम है, ये कोई मीडियम आपका दिया गया मीडियम, ठीक है ना। अब इसमें दो चार्जेज यहाँ हमने रख दिए ऐसे, और इनके बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया r, और ये Q1 है और ये Q2 है, और इस मीडियम की जो परमिटिविटी है उसको हमने एप्सिलॉन एम कर दिया कि इसकी परमिटिविटी है। तो फोर्स क्या लिखोगे बेटा जी, आप फोर्स लिखोगे, फोर्स जो किसमें मीडियम में क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ये अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि मीडियम की आपको परमिटिविटी दी रहेगी, तो यहां पर रख करके आप सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये के की वैल्यू क्या है, के डिपेंड करता है परमिटिविटी पर। अच्छा, अब देखो एक चीज़ मैं आपको नोट करना चाहता हूँ, ये फोर्स आपका बन गया। जब भी फोर्स का फॉर्मेट होगा इसी फॉर्मेट में होगा, के को हम हटा करके 1/4 पाई एप्सिलॉन एम लिख देंगे, पूरा का पूरा के की वैल्यू। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ बेटा जी यहाँ से, जैसे आपने कहा कि मीडियम के बारे में, क्या वाटर और एयर अलग अलग मीडियम है, यस। क्या वाटर की परमिटिविटी अलग है, यस। क्या एयर की परमिटिविटी अलग है, तो कहोगे यस।
ठीक है ना। क्या ऑयल की परमिटिविटी अलग है? यस। लेकिन कुछ जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले केस में एयर या तो वैक्यूम की बात करेंगे, ठीक है ना, या तो हम फ्री स्पेस बोलेंगे, ये हम बोलेंगे फ्री स्पेस। ये तीनों के तीनों मीडियम को हम एक ही मानेंगे, ठीक है ना। ऐसा हम लोग जो है लेके चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो अगर चार्ज एयर में रखा हुआ है तब भी मानेंगे वैक्यूम में रखा हुआ है, अगर चार्ज वैक्यूम में है तो वैक्यूम में तो है ही। फ्री स्पेस का मतलब भी वैक्यूम होता है। तो वैक्यूम प्रॉब्लम आपके साथ क्या है कि एयर और वैक्यूम को आप एक नहीं मानते हो, एक होता भी नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, तो एयर उतना इफेक्ट उस पर डाल नहीं पाता है, ठीक है बेटा जी। तो आप कहोगे सर कि अगर दो चार्जेस एयर में रखे हों, वैक्यूम में रखे हों या फ्री स्पेस में रखे हों, तो परमिटिविटी एक ही लेंगे हम, क्योंकि हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है, पता आपको है। तो अगर आपसे बोलूं कि भाई बताओ वैक्यूम की क्या होगी परमिटिविटी, ये निकाला गया है। ये जो वैक्यूम की जो परमिटिविटी को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, कहीं ऐसा लिखा हो तो आप समझ जाओगे कि वैक्यूम मीडियम की बात चल रही है, एयर मीडियम की बात चल रही है। इसीलिए इसका नोटेशन थोड़ा अलग दिया गया, इसको कहा गया एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस और एयर और वैक्यूम। तो इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है ना। इसकी स्पेशली जो है इसका जो है इसकी वैल्यू निकाली गई है एयर के लिए, यानी वैक्यूम के लिए परमिटिविटी की वैल्यू निकाली गई और वो निकल के आई एप्सिलॉन नॉट। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग है, आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। लेकिन एयर के लिए यानी वैक्यूम के लिए स्पेशल अलग से जो वैल्यू निकाली गई उसको बता रहा हूँ मैं, आपको याद भी होना चाहिए। इसकी वैल्यू होगी आपकी, ये होगा आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है बेटा जी, -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये जो यूनिट है आप याद रखना, कई बार पूछा गया है, यूनिट भी पूछा गया है, डायमेंशन भी पूछा गया है, इसलिए इसमें डरने की बात नहीं है। दिस इज द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये वैल्यू निकल के आई, ठीक है ना। तो अगर हम के की बात करें कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन फ्री स्पेस, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, इसकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ पुट करके अगर रखें, यहाँ पर सॉल्व करें, तो ये जो वैल्यू आती है राउंड ऑफ आती है 9 इंटू 10⁻9, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। उल्टा हो जाएगा ना इसका, ये कूलम स्क्वायर पर, इसका रिवर्स हो जाएगा क्योंकि के रिवर्स में आपका है। तो आपने कहा के की वैल्यू ये आ जाएगी। लेकिन ये दोनों, ये फ्री स्पेस के लिए बेटा है, ये वैक्यूम के लिए है आपका। तो क्या हर मीडियम के लिए के की वैल्यू यही होगी? आप कहोगे नहीं, अगर दो चार्जेस एयर में रखे हुए हैं तो उनके लिए ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम फार्मूला तो हमारा यही लिखेंगे। तो आपसे मैं पूछूं कि बताइए कि फोर्स वैक्यूम में कैसे लिखा जाएगा, तो कहोगे तो उसको लिखने का तरीका क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा जी। इसको मैं थोड़ा सा लिखता हूँ बड़ा। कहोगे जब फोर्स अगर हम वैक्यूम में या एयर में जिसमें भी लिख रहे हैं, एयर की बात अगर कर रहे हैं, तो क्या होगा 1/4 पाई, यहाँ पर लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, मतलब परमिटिविटी किसकी लिखेंगे? वैक्यूम की लिखेंगे। फार्मूला तो आपका मेन ये था, यहाँ पर क्या लिखना था? एप्सिलॉन एम लिखना था। लेकिन एप्सिलॉन एम की वैल्यू यहाँ पर एयर में क्या हो गई? एप्सिलॉन नॉट हो गई। और सारा का सारा कॉन्सेप्ट वही होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका एयर में मैक्सिमम आपको ये फ्री स्पेस में मिलेगा, यानी ये आपका वैक्यूम में या तो एयर में मिलेगा, फ्री स्पेस में ये फार्मूला मिलेगा। मीडियम में लिखना होगा तो डायरेक्ट आप इसको लिखोगे किसी मीडियम में, वो मीडियम की दी होगी वैल्यू, आप वहाँ पुट करके सॉल्व कर लोगे। तो ये आपका वैक्यूम में जो है फार्मूला रख करके, और जब भी इसकी पूरी की पूरी वैल्यू रखोगे, अगर चार्जेस वैक्यूम में हैं तो 9 इंटू 10⁻9 रखोगे, डायरेक्ट रख करके सॉल्व कर लोगे। Q1 दिया होगा, Q2 दिया होगा, R दिया होगा, अगर चार्जेस वैक्यूम में हैं तब। वैक्यूम में नहीं है तो के की वैल्यू आपको अलग से दी होगी, ठीक है बेटा जी। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिस्कस किया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, आप देखो ध्यान से उसको।
क्या है कि एक वर्ड है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है ना। ये कैसे ये क्या होता बताता हूँ आपको। मान लो एक कोई मीडियम आपके पास है, ये कोई मीडियम आपके पास है, ये कोई मीडियम आपके पास है, मान लिया। तो क्या इस मीडियम के पास इसकी अपनी परमिटिविटी होगी कि नहीं होगी? बोलो, इसकी अपनी परमिटिविटी होगी, तो इसको हम मानते हैं एप्सिलॉन एम मानते हैं। अगर मीडियम है तो उसकी अपनी परमिटिविटी है, ठीक है ना, क्लियर। और मीडियम के पास एक और होती है परमिटिविटी, उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसी के पास होगी रिलेटिव परमिटिविटी। ऐसे तो ये तो आप जानते हो क्या होता है, लेकिन इसके बारे में आप नहीं जानते हो। तो किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को डिफाइन करने के लिए, सॉरी, किसी भी मीडियम के रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन करने के लिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होगा, ये जो मीडियम की परमिटिविटी है उसको लिख लेंगे अपॉन वैक्यूम की, जो आपका जो वैक्यूम आपकी जो उसकी परमिटिविटी है एयर की, लिख लेंगे। ठीक है बेटा जी। इसका मतलब ये जो आपका है, ये देखो, ये जो आपका है इसको बोलेंगे एब्सलूट, एब्सलूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है ना। और इसको बोलेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये, और ये आपका क्या है, पर एब्सलूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एब्सलूट ऑफ वैक्यूम। ये चीज़ें आपको पॉइंट आउट करनी है बेटा जी। तो आप इसको ध्यान देना, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग पॉइंट आउट कर लेना। ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको समझ लेना आप लोग, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ, आप बताइए कि क्या किसी मीडियम की अपनी एब्सलूट परमिटिविटी होती है? आपको यस होती है, वो होती है एप्सिलॉन एम होती है, वो आपको दिया होगा। क्या उसके पास रिलेटिव भी होती है? यस, रिलेटिव भी होती है। कैसे निकालते हैं? जो मीडियम की एब्सलूट परमिटिविटी होगी उसमें जो एयर की परमिटिविटी है या वैक्यूम की परमिटिविटी, उसको डिवाइड कर देंगे तो हमको रिलेटिव मिल जाएगी। ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है ना। चलो, अब आपसे मैंने कहा कि बताओ भाई, इसी मीडियम को लिया मैंने, इसी मीडियम को लिया, ठीक है ना। इस मीडियम हमने क्या कर दिया, दो चार्जेज लिए ऐसे। एक मैं यहाँ बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, देखो ऐसे, ये मैंने मीडियम लिया ऐसे, ठीक है ना। और इस मीडियम की अपनी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, और इस मीडियम की अपनी क्या है, एब्सलूट परमिटिविटी है। एब्सलूट परमिटिविटी तो मीडियम की होती है। रिलेटिव का कहने का मतलब कि वैक्यूम से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। रिलेटिव वर्ड जो आया है बेटा ना, बस वैक्यूम से डिवाइड कर दोगे तो रिलेटिव निकल के आ जाएगा। अब बच्चे सोचते हैं सर रिलेटिव परमिटिविटी में और सिंपल एब्सलूट में क्या फ़र्क है? बेटा एब्सलूट तो उस मीडियम की अपनी प्रॉपर्टी हो गई, रिलेटिव का मतलब क्या है कि हमें वैक्यूम से कंपेयर कर देंगे तो वो रिलेटिव बन जाएगा, ठीक है ना। अब मान लो कि मैंने कहा कि इसी मीडियम में दो चार्ज रखा हुआ है, एक आपका Q1 है और एक आपका यहाँ पर जो चार्ज आपका ये Q2 है। दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है ना। क्या Q1 ने Q2 पर फोर्स लगाया? मान लो राइट साइड में लगाया, इसको आपने F ले लिया। इसने कहाँ लगाया? लेफ्ट साइड में लगाया, इसको आपने F ले लिया। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स क्या करोगे? कहोगे सर कूलम के हिसाब से तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m, है ना, ये जो दिया हुआ है इसकी परमिटिविटी, और इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये किसी भी मीडियम में फोर्स के लिखने का तरीका है, किसी भी मीडियम में। नॉट वैक्यूम में तो सिंपल आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और मीडियम में तो ऐसे लिख देंगे। इसी को हम एक और तरीके से लिख रहे हैं, उसको ध्यान देना आप लोग। अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि जो फोर्स आया मीडियम में, ये जो मीडियम में फोर्स आपका आया, ये आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ऐसे लिखा हमने, और इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे कर दिया। अब ये कैसे हमने लिख दिया, ये आपको प्रॉब्लम करेगा। ये कैसे लिखा? तो बेटा जी हमने लिखा, अब बताइए, अगर यहाँ से इस फार्मूले से देखो, इस फार्मूले से एप्सिलॉन m की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R आएगी ना।
यहाँ से देखो ना, एप्सिलॉन एम क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले मैंने क्या किया है, सिर्फ मैंने जो है यहाँ पर जो इसके प्लेस पर, यहाँ पर जो लिखा है ये इसके प्लेस पर हमने ये वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर ऐसे। ये देखो, यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से आप कह सकते हो कि सर इस फॉर्मूले से देखा जाए तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम जो आएगा वो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर आएगा। मतलब मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है, यानी मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसके टर्म में हमने फार्मूले को यहाँ लिख दिया। एप्सिलॉन एम जहाँ पर था वहाँ पर क्या कर दिया, तो ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर लिख दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बार बार, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपसे कहा जाएगा वो मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी दी होगी। तो मीडियम की अगर रिलेटिव परमिटिविटी दी होगी तो ये फार्मूला लगाना आसान होगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की तो वैल्यू आपको याद रहेगी, और मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी अगर दी रहेगी तो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर कर लोगे तो पूरा का पूरा एप्सिलॉन एम मिल जाएगा आपको। यहाँ सॉल्व करके आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है बेटा जी, तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी मीडियम में, इन एनी मीडियम, तो क्या होगा फार्मूला फोर्स का, जब भी लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो किसी मीडियम में आपने फार्मूला लिखा कूलम का, ठीक है ना, ठीक है ना, ये लिखेंगे इन मीडियम, ठीक है ना। और अगर हमें कहाँ लिखना है, सीधे एयर में लिखना है या तो वैक्यूम में लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, वैक्यूम में क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4 पाई डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ये लिख देंगे। बच्चा पूछता है सर कि यहाँ पर आपने एप्सिलॉन नॉट आर क्यों नहीं लिखा, मीडियम में तो लिख लिया, एयर में आपने वैक्यूम में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वैक्यूम के केस में जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू आती है वो 1 आती है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन आर लिख करके लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आपको 1 डालनी पड़ेगी। तो वैक्यूम के केस में या एयर के केस में जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 1 आती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एप्सिलॉन आर पॉइंट आउट नहीं करते हैं, सीधे लिखते हैं फार्मूला, ये क्यों है, फॉर इन वैक्यूम। और यहाँ पर हमने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि मीडियम में कैसे लिखेंगे फार्मूला, और आपका वैक्यूम में कैसे लिखेंगे फार्मूला, इनको हम लोग पॉइंट आउट कर लिया। इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछना बेटा जी, क्योंकि थोड़ा सा आपको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, सीधे Q1 Q2 बाई, केवल क्या है, के पर आपने काम किया, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के एक ऐसा फैक्टर है जो कि मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, और मीडियम को चेंज करने से के की वैल्यू क्या हो रही है, कंटिन्यू चेंज हो रही है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और भी समझ में आ जाएगा, इसी के आगे मैं कंटिन्यू करा दे रहा हूँ, इसके बाद फिर आप देखते रहना इसको। जैसे मान लो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कई बार पूछा गया है। ये मान लो आपके पास, ठीक है, ये मान लो आपके पास एयर है, ठीक है बेटा जी, और इसमें जो है एयर की जो एयर आपका है, अब इसमें 2 चार्जेस रखे हुए हैं ऐसे, एक Q1 है, एक यहाँ पर Q2 है, ठीक है ना। इनके बीच का जो डिस्टेंस आपने ले लिया R, तो इनमें रिपल्सन हुआ, ये इसमें रिपल्सन हुआ ऐसे, यहाँ पर इसमें रिपल्सन हुआ ऐसे, इसको आपने F ले लिया, F आपने इसको वैक्यूम मान लिया, ठीक है बेटा जी। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू कूलम्स आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, तो क्या देखा आपने, जो आपने F वैक्यूम निकाला वो कितना निकाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये तो निकाल लिया फार्मूला आपने, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, ये निकाल लिया आपने। अच्छा, अब अगले केस में देखते हैं क्या है, यहां पर देखते हैं ऐसे, ठीक है बेटा। अब आपने जो अगला मीडियम लिया, वो आपने जो मीडियम यहां लिया है,
यहाँ पर आपने लिया है वाटर, और वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है आपको दी गई है वो है 80। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है और होती भी है। वाटर की आप याद भी कर लो, वाटर की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 80 होती है। सेम चार्जेस Q1 Q2, क्या डिस्टेंस है R, ठीक है ना। आपने कहा कि इसमें रिपल्सन मान लो होगा कहाँ पर, राइट में, यहाँ कहाँ होगा, लेफ्ट में, और इन मैग्नीट्यूड इसको आपने FW किया, इसको आपने FW, दोनों बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, क्योंकि वाटर में लग रहे हैं कि हमने FW लिखा, उसको वाटर में लग रहे हैं तो फोर्स क्या है लिखा हमने FW। चार्जेस सेम है, सेम डिस्टेंस पे रखे गए हैं, लेकिन मीडियम आपने चेंज कर दिया, जिस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है 80 है, आपका मीडियम आपका वाटर है। तो यहाँ पर जो फोर्स आप निकालोगे क्या, FW इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 फार्मूला क्या लगाओगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, है ना, इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या निकालोगे, R²। ठीक है बेटा जी, ये आपने अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि आपको एप्सिलॉन R दिया गया है, क्योंकि मीडियम है, वाटर है, तो आपको लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन R। तो आपने कहा कि यहाँ पर हमको दिया गया है इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पर आ गया 80, ठीक है ना, इंटू Q1 Q2 अपॉन यहाँ लिख दिया हमने R²। ये तो ये आपका फोर्स आ गया किसमें, वाटर में। इसको आपने कहा इक्वेशन नंबर 1 है, इसको कहा आपने इक्वेशन नंबर 2 है। तो आपने क्या किया, एयर में निकाल लिया और वाटर में निकाल लिया। अब देखते हैं कौन सा फोर्स बड़ा है कौन सा फोर्स छोटा है। तो आपने कहा कि हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, किसी में से किसी को भी डिवाइड कर सकते हो। मान लिया हमने कहा कि F वैक्यूम से हमने क्या किया, F वाटर को डिवाइड किया, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा जी, 1/, देखो ध्यान से, 1/, क्या बनेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना बेटा, Q1 Q2 अपॉन R²। ये अपॉन क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इंटू 80 आ जाएगा, है ना, फिर Q1 Q2 अपॉन ये R², दोनों को डिवाइड कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, देखो, अब देखो इससे तो ये कट जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, नीचे आपका 80 है तो बचेगा 1/1/80 बचेगा, ये इक्वल टू आ जाएगा सीधे 80 आ जाएगा, है ना बेटा जी। तो आपने क्या देखा यहाँ से बताओ, आपने देखा कि F वैक्यूम अपॉन F वाटर इक्वल टू क्या आ गया, 80 आ गया। इसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो आपका आ जाएगा F वैक्यूम इक्वल टू 80 इंटू F वाटर, ठीक है। ये देखो, ये अब यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ आप ये देख रहे हो कि वैक्यूम में जो फोर्स है वो वाटर का 80 टाइम है, मतलब जो फोर्स में आपने जो है, तो बेटा आपने देखा कि जो वैक्यूम में जो फोर्स था, इस वैक्यूम में जो फोर्स था वो वाटर का, जो आपका वैक्यूम में जो फोर्स है ना, वैक्यूम में वो वाटर से 80 गुना ज़्यादा है, ठीक है बेटा जी। इसका मतलब सिंपल सी बात है, आप ये कह सकते हो कि वैक्यूम में अगर हम सेटअप रखा, हमने चार्जेस का सेटअप रखा, सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस, वाटर में रखा गया है, तो किस में फोर्स ज़्यादा होगा, तो आपने कहा कि वैक्यूम में ज़्यादा होगा, और क्या है, वाटर में कम होगा। कितना कम होगा वो डिपेंड करेगा कि वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इस तरीके से आपने दोनों फार्मूले को अलग अलग रख करके आपने सॉल्व किया, तो आपको समझ में आया कि रिलेटिव परमिटिविटी की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये तो कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट था, ये उसका डेरिवेशन था, स्टेटमेंट था, इसमें कोई डाउट होगा तो पूछना, ठीक है बेटा जी। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट में सीधे आऊँगा, वेक्टर फॉर्म बताऊँगा, सीधे प्रॉब्लम पे आऊँगा, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू।